अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? होपफुली आप सब लोग खैरियत से होंगे और घरों में अपने जो SOPs हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो इशू हुए हैं उन सबको इम्प्लीमेंट कर रहे होंगे। आज हम अपना एक और टॉपिक जो है इंग्लिश लैंग्वेज के हवाले से उसको स्टार्ट करने जा रहे हैं जी, एंड दैट इज़ ऑफ सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन जो है बड़ा ही हमारा डे टू डे एक प्रैक्टिस है, ठीक है। ऑल्दो कि हम इसको आपके सिलेबस में ये उस तरह से शामिल नहीं होती, ठीक है। टेक्सुअल MCQs की सूरत में तो आती है, लेकिन वो फिर वही बात है कि टेक्सुअल MCQs जो हैं वो हमने क्या किए होते हैं, रटे होते हैं, याद किए होते हैं, और उसी की बिना पर जो है वो हम उसको आंसर कर रहे होते हैं। सो सेंटेंस कंप्लीशन बेसिकली क्या है, इस पे हम जो है वो थोड़ी सी जो है वो बात कर लेते हैं कि व्हाट इज सेंटेंस कंप्लीशन। सेंटेंस कंप्लीशन का जो एसेंस है ना, जो मेन चीज़ है, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन, ये थीम है इसका, ठीक है। और यही सबसे बड़ा जो है वो इसका स्किल है। मैंने जैसे आपको बताया कि इट्स अ वेरी कॉमन थिंग, हम डे टू डे बेसिस पर जो है वो इसको इम्प्लीमेंट जो है वो करते रहते हैं अपनी ज़िंदगियों में, लेकिन हमें उस तरह से फॉर्मली शायद इसका अंदाज़ा नहीं होता डे टू डे ज़िंदगियों में कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। देखिए, आम ज़िंदगी में हम अपनी मुकम्मल बात नहीं कहते, हम अपनी बात जो है उसको हमेशा जो है वो अधूरा कहते हैं, ठीक है। उसको कभी भी इनकम्प्लीट बात जो है, कंप्लीट बात जो है वो हम नहीं करते। वी ऑलवेज गो फॉर इनकम्प्लीट कन्वर्सेशन। मसलन जैसे एक आध दिन पहले हम कम्युनिकेशन के हवाले से बात कर रहे थे, तो मैंने आपको कहा था कि इंसान को इतनी ज़बरदस्त सलाहियत दी है कम्युनिकेशन की, कॉम्प्रीहेंशन के टॉपिक पे हम गालिबन डिस्कस कर रहे थे कि आपका कोई दोस्त मिलता है और वो सिंपल आपसे पूछता है रास्ते में किधर, आप उसको एक्सप्लेन कर देते हैं कि मैं जनाब एम्पोरियम मॉल जा रहा हूँ फॉर एग्ज़ाम्पल, ठीक है। सो हालांकि उसने तो आपसे ये नहीं पूछा था कि आप कहाँ जा रहे हैं, आप किधर जा रहे हैं, उसने सिंपल एक वर्ड पूछा होता है किधर, ठीक है। या कन्वर्सेशन करते हुए अक्सर आप कोई बात समझ में ना आए, ठीक है, तो वो पिछले दिनों सोशल मीडिया पे बड़ा चला भी था ये कि कोई बात आपको समझ में ना आए तो आप ये नहीं कहते कि मुझे आपकी बात समझ में नहीं आई, बराह करम ये बात जो है ना दोहरा दें, आप ये नहीं कहते। आप सिंपल क्या कहते हैं की किया। तो जो ही आप कहते हैं की किया या क्या कहा आपने, ठीक है, तो वो बंदा समझ जाता है कि इस बंदे को मेरी बात समझ में नहीं आई और ये मुझसे चाहता है कि मैं अपनी पूरी बात दोहरा दूं। सो आपने जो उसको नहीं भी कहा होता, आपने उसको रिपीट करने की बात नहीं कही होती, बट वो ये एज्यूम करता है, वो ये फील करता है आपकी उस आधी अधूरी बात से कि मुझे अपनी बात जो है वो दोहरानी है। यही स्किल जो हम आम डे टू डे ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, इसी को अब हमने राइटिंग के फॉर्म में इस्तेमाल करना है, ठीक है। कि आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है, उसमें से कुछ चीज़ें, कुछ लिंक्स जो हैं वो मिसिंग हैं और आपने उन लिंक्स को जो है वो पूरा करना है। लेकिन उसके लिए आपको क्या है, अंडरस्टैंडिंग द सिचुएशन इज़ द की। इसके बाद आप क्या करते हैं, इस सिचुएशन को समझने के लिए जो ज़रूरी चीज़ है दैट इज़ लुक आउट फॉर द कीवर्ड्स, या हम उसको क्लूज भी कहते हैं, ठीक है। हर जुमले में कोई ना कोई ऐसी चीज़ ज़रूर होती है, कोई ना कोई ऐसा वर्ड ज़रूर होता है। वो आगे चल के हम करेंगे, 3 मुख्तलिफ टाइप की सेंटेंस कंप्लीशन है, ठीक है। उसमें कोई ना कोई ऐसा वर्ड ज़रूर होता है जिससे आपको हिंट मिलता है, जिससे आपको ये आइडिया हो जाता है कि इस जुमले में ये जो बात कह दी गई है इसकी अगली बात जो है वो नॉर्मली क्या होगी। ठीक हो गया जी।
तीसरी चीज़ जो आपने इसमें देखनी होती है वो देखनी होती है जी, बी केयरफुल अबाउट ग्रामर। कि आपकी जो ग्रामर है, जो लैंग्वेज के जो रूल्स हैं, उनके बारे में आप जो है वो बहुत मोहतात रहते हैं। अगर मसलन आपको याद है पिछला हम अभी वोकैबुलरी का कर रहे थे, ठीक है, तो उसमें भी हमने बहुत सी चीज़ें की, ग्रामर रूल्स उससे पहले कॉम्प्रिहेंशन में हम तो हल्का फुल्का उनको डिस्कस कर चुके हैं, बाकी हम यहाँ इसको बहुत डिटेल में जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ग्रामर के बारे में भी जो है वो मोहतात रहें, और ख़ास तौर पे इसी ग्रामर से ही रेलेवेंट जो चीज़ें आगे दो बता रहा हूँ। थिंक वाइजली अबाउट द थिंक वाइजली अबाउट द करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच, ये बड़े ही ज़रूरी है, ठीक है। अब कुछ पैटर्न्स हैं ना हमारे, हमने पहले भी डिस्कस किए वोकैबुलरी में, जब हम वोकैबुलरी का लेक्चर डिस्कस कर रहे थे तो उसमें हमने डिस्कस किए थे पैटर्न्स। वो पैटर्न्स क्या थे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको बता रहा हूँ, और अब ये वाला जो हमारा लेसन है इसको हम लिंक करके पढ़ेंगे पिछले लेसन के साथ। जो वोकैबुलरी वाला लेसन था ना, उसमें बहुत सारी चीज़ें लिंक होगी। मैंने आपको बताया कि पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में बड़ा वाइजली आपने सोचना है। आपको याद है हमने पिछले में जो वोकैबुलरी का लेक्चर था उसमें हमने किया था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच आपने किस तरह से आइडेंटिफाई करने हैं, ठीक है। यू मस्ट बी अवेयर कि उसमें हमने किस तरह से उनको किया था। अब कॉमन पैटर्न्स क्या होते हैं जी, एडजेक्टिव, इसके बाद क्या आएगा, ये नाउन आएगा, ये एक पैटर्न है। अब इसको दोनों तरीकों से आप कर सकते हैं कि एडजेक्टिव के बाद नाउन आएगा या नाउन से पहले क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, दैट इज अंडरस्टैंडेबल, ठीक है। अब इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये है कि अगर इसमें या इसमें उसने कोई एक चीज़ ब्लैंक छोड़ दी है और नीचे आपको ऑप्शंस दी हुई हैं, तो आपको पता होना चाहिए कि मेरे पास एडजेक्टिव दिया हुआ है उसने, नाउन वाली स्लॉट जो है वो क्या है, वो बिल्कुल ब्लैंक है। सो आपने क्या करना है, आपने ये करना है कि अगर तो सपोज उसने एडजेक्टिव ब्लैंक छोड़ा हुआ है तो आप क्या करेंगे, नीचे वाली ऑप्शन में से सिर्फ एडजेक्टिव देखेंगे, और अगर उसने नाउन ब्लैंक छोड़ा हुआ है तो आप नीचे वाली ऑप्शन में क्या करेंगे, वो सिर्फ नाउन देखेंगे। एक दूसरा पैटर्न हमारे पास है, बल्कि इसकी मैं आपको पहले एक एग्जांपल दे देता हूं। He was looking around carefully to figure out how he can handle this ब्लैंक सिचुएशन। अब सिचुएशन क्या है जी, दैट इज नाउन, और यहाँ नाउन से पहले क्या आना चाहिए, डेफिनेटली यहाँ पर एडजेक्टिव आना चाहिए। अब यहाँ पर नीचे वो हमें 4 ऑप्शन दे देते हैं। एक तो वो दे देता है जी एनिग्मेटिक, एक वो दे देता है थ्रेटनिंग,
पर्गेशन और एक कर देते हैं एक्सेप्शन। ठीक है, अब आपको इसमें पता है कि पर्गेशन और एक्सेप्शन ये क्या है, दीज आर नाउन्स, IONR है। सो ऑप्शन आपको किस में चूज करनी है, ए और बी में। एरिथमेटिक सिचुएशन को जो है वो हैंडल करने के लिए केयरफुल नहीं होना पड़ता, थ्रेटनिंग सिचुएशन जो है, ठीक है, उसको बेसिकली हैंडल करने के लिए जो है आपको बहुत ज़्यादा मोहतात रवैया इख्तियार करना होता है। सो आप यहाँ पर क्या करेंगे, थ्रेटनिंग विल बी द राइट ऑप्शन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने ये पैटर्न्स थोड़े से फॉलो करने। अभी हम आगे चल के जब हम ग्रामर बेस्ड करेंगे तो मैं बड़ी डिटेल से आप बच्चों को जो है इसकी एग्जाम्पल सबकी जो है वो देता हूँ। इसके बाद एक और पैटर्न है जी, वो पैटर्न क्या है, नाउन के बाद मेजॉरिटी ऑफ द टाइम क्या आएगा, वो वर्ब आएगा। ठीक है, एक और पैटर्न, प्रपोजिशन। प्रपोजिशन के बाद भी हमेशा क्या आएगा, नाउन आएगा। वजह उसकी क्या है, वजह उसकी ये है कि प्रपोजिशन एक्चुअली इस्टेब्लिश करती है रिलेशन बिटवीन सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट इससे पहले आ जाता होता है और इसके बाद क्या आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। तो ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट भी एक तरह का नाउन ही है। फिर एक और इस हवाले से एक पैटर्न आता है इसी कॉन्टेक्स्ट में, वो आता है जी वर्ब के बाद। वर्ब के बाद भी हम कॉमनली क्या यूज करते हैं, नाउन यूज करते हैं। वजह उसकी क्या है, देखें हमारा पैटर्न क्या होता है, बेसिक सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, सब्जेक्ट वर्ब और ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट। तो ये सब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट भी नाउन होगा और ऑब्जेक्ट क्या होगा, ये भी नाउन होगा। इसलिए मैंने ऊपर क्या लिखा कि वर्ब से पहले भी नाउन है और वर्ब के ये वो छोटे छोटे हिंट्स हैं जो आपको हेल्प आउट करेंगे। इनको आप जब मिला के पढ़ेंगे, हमारे फन वो जो वोकैबुलरी वाला लेक्चर था हमारा, तो यू विल गेट टू नो कि इन दोनों को जब आप मिक्स करेंगे तो आपके लिए ना सिर्फ वोकैबुलरी बिल्डिंग बहुत इजी हो जाएगी, कॉम्प्रीहेंशन बड़ी इजी हो जाएगी, बल्कि आपके लिए सेंटेंस कंप्लीशन भी जो है वो बेतहाशा इजी हो जाएगी। ठीक है, तो ये पैटर्न्स जो है ये आपने कुछ फॉलो करने हैं। एक और पैटर्न भी लिख देता हूँ आपके लिए, वर्ब के बाद समटाइम एडवर्ब भी आ जाता है। ठीक है, वर्ब के बाद समटाइम एडवर्ब। कुछ एडवर्ब्स हैं जो वर्ब से पहले भी आते हैं लेकिन वो बहुत थोड़े हैं। नॉर्मली हम क्या करते हैं, वर्ब के बाद हम जो है अपना जो एडवर्ब है उसको वर्ब के बाद हम इस्तेमाल करते हैं। ये कुछ पैटर्न्स हैं जो हमने इस तरह से डिज़ाइन करते होते हैं। करेक्ट पार्ट ऑफ स्पीच मैंने आपको बता दिया। इसके बाद जो अगली चीज़ पंक्चुएशन। ठीक है, पंक्चुएशन जो है ये बड़ी ज़रूरी है, बड़ा वाइटल रोल प्ले करती है। इस वजह से वाइटल रोल प्ले करती है कि जहाँ तो कंजंक्शन लगा हुआ है वहाँ तो मसला नहीं है, लेकिन जहाँ कंजंक्शन नहीं है वहाँ पर पंक्चुएशन जो है वो एक्ट करती है एज ए रिप्लेसमेंट ऑफ कंजंक्शन, और वो आपको हिंट देती है कि किस तरह से जो है आप इस जुमले को सॉल्व कर सकते हैं। नंबर 1। नंबर 2, पंक्चुएशन जो है ये आपको मूड ऑफ द सेंटेंस वो भी क्लैरिफाई करती है। मूड ऑफ द सेंटेंस जो है वो क्या है कि जुमला जो है, मसलन मैं आपको एक उसका एक एग्जांपल दे देता हूँ कि पंक्चुएशन जो है वो कितनी वाइटल है, कितना मेजर रोल जो है वो प्ले कर सकती है।
मसलन मैं कहता हूँ कि लेट्स ईट ग्रैंडमा, ठीक है। अब इसको अगर हम ऐसे ही पढ़ें, ठीक है, तो इसका क्या मतलब है, ग्रैंडमा आए खाना खाते हैं। इसको अगर मैं ये हटा दूं तो ये क्या हो जाएगा, लेट्स ईट ग्रैंडमा, क्या हो, दादी को खाते हैं, ठीक है। माई पैशन इज cooking, my family and friends। अब कुछ भी ना करें, आप सिर्फ ये कॉमा हटा दें, तो इसका मतलब अगर ये कॉमा है तो इसका मतलब क्या है कि मेरा पैशन है कुकिंग, मेरी फैमिली और मेरे दोस्त, ये क्या है, ये मेरा पैशन है, ये मेरी जज्बात को मोटिवेट करते हैं। अगर इसी का मैं कॉमा हटा दूं तो इसका मतलब क्या होगा, माई पैशन इज़ कुकिंग माई फैमिली एंड फ्रेंड, कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं अपने दोस्तों और फैमिली को पका के खा दूँ, ठीक है। बिल्कुल ऑल टुगेदर जो है वो डिफरेंट मीनिंग जो है वो कन्वे हो जाएगा। एक बड़ी कॉमन एग्जांपल मैं पंक्चुएशन की दिया करता हूँ, वो आप बच्चों के लिए लिख देता हूँ। वो है कि a woman without her man is nothing, ठीक है। अब अगर इसको मैं कॉमा यहाँ पे लगाऊँ, a woman without her man is nothing, ये कॉमा ना लगाऊँ तो इसका मतलब क्या होगा कि एक औरत अपने खामद के बगैर कुछ नहीं है। इसी को मैं अगर यूँ लिख दूँ, a woman colon without her man is nothing। अब इसका मतलब टोटल उलट हो जाएगा कि खातून जिसके बगैर मर्द कुछ नहीं है। वहाँ पर क्या था, इसके टोटल रिवर्स था। सो पंक्चुएशन आपको हेल्प करती है सबसे बढ़ के आपका मूड डिसाइड करने में, मूड ऑफ द सेंटेंस डिसाइड करने में कि आपके सेंटेंस का मूड क्या है, ठीक है। हुक्म दिया जा रहा है, कोई रिक्वेस्ट की जा रही है, कोई कह लें वैसी इंफॉर्मेशन दी जा रही है, कोई इंट्रोगेटिव कोई जुमला है, ठीक है। तो उसके अकॉर्डिंगली जो है आप नीचे वाले जो वर्ड्स हैं वो चूज़ करेंगे। मसलन एक बंदा एक्सक्लेमेशन के मारे कह रहा है, ठीक है, जोश में कह रहा है कि यस आई कैन, ठीक है। इसका मतलब क्या है, वो कोई पैशनेट किसी चीज़ के बारे में हुआ है। सो आप नीचे जो ऑप्शन चूज़ करेंगे वो भी क्या करेंगे, वो भी उसी के अकॉर्डिंगली चूज़ करेंगे। सो पंक्चुएशन कैन हेल्प यू अ लॉट। सो इसके बारे में आपने जो है वो बहुत ख्याल रखना है। सो ये बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपको याद रखनी है बिफोर स्टार्टिंग सेंटेंस कंप्लीशन। कि आपने क्या करना है, सिचुएशन ओवरऑल अंडरस्टैंड करनी है, ठीक है। इसको आप एक और चीज़ भी कह सकते हैं, बाज फ्लो ऑफ द सेंटेंस, ये भी कहा जा सकता है। इसको नीचे लिख लें अगर ऊपर स्पेस नहीं होगी तो। फ्लो ऑफ द सेंटेंस, कि सेंटेंस का मूड सिचुएशन फॉलो करें, ठीक है, कि किस समत बात की जा रही है। लुक आउट फॉर द कीवर्ड्स एंड क्लूज, रिपीट कर रहा हूँ अपनी बात कि जो कीवर्ड्स हैं, जो हमारे क्लूज हैं, उनको आपने क्या करना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, ठीक है। उनको आइडेंटिफाई किए बगैर जो है वो बात, और हर जुमले में कोई ना कोई क्लू ऐसा होगा,
वो क्लू किस सूरत में हो सकता है वो अभी मैंने नीचे लिख दिया है। वो क्लू ग्रामर की सूरत में भी हो सकता है, वो क्लू जो है वो पार्ट्स ऑफ स्पीच की तरह भी जो है वो दिया जा सकता है। जैसे हमने कहा कि उसने अगर नाउन के बाद ब्लैंक छोड़ी हुई है कोई स्पेस, तो अंडरस्टूड है कि वो आपसे किस चीज़ का तकाजा कर रहा है, वो आपसे वर्ब का तकाजा कर रहा है। अगर उसने नाउन से पहले कोई स्पेस छोड़ी हुई है तो इट मीन्स कि वो या तो आपसे एडजेक्टिव पूछ रहा है या फिर आपसे वर्ब पूछ रहा है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन। ठीक है, तो उससे भी आप अंदाज़ा कर सकते हैं, पंक्चुएशन से भी अंदाज़ा कर सकते हैं और मूड ऑफ द सेंटेंस से भी अंदाज़ा कर सकते हैं। तो इससे आपको जो है वो बहुत सारी चीज़ें जो है वो आइडिया हो जाएंगी। फिर बल्कि इसी में एक चीज़ और पहले ऐड कर लें, जो दूसरे क्लॉजेज और फ्रेजेस हैं उनको आपने बहुत गौर से देखना है, क्योंकि वो जो क्लूज आपको मैंने कहे थे यहाँ पे कि क्लूज आपने देखने हैं, वो क्लूज आपको दूसरी क्लॉजेज और दूसरी फ्रेजेस में ही मिलेंगे। अब जब आपने ये सब कुछ कर लिया तो फिर आपने क्या करना है, सवाल पैदा होता है नाउ व्हाट टू डू। ठीक है, क्या करना है, इस सब कुछ को इवेल्युएट करने के बाद जो है वो आपने क्या करना है। नंबर 1 आपने करना है जी मेक एन एजुकेटेड गेस। आपने एक गैस लगाना है। एजुकेटेड गैस क्या होता है, एक तो गैस होता है ना यानी तीर तुका, बिल्कुल मुंह उठा के जो आपके दिल में आया वो आपने सोच लिया। ठीक है, नहीं ऐसा नहीं है, एजुकेटेड गैस आपने लगाना है। एजुकेटेड गैस का क्या मतलब है, कैलकुलेटेड अंदाज में ना आपने कुछ थोड़ा बहुत इन सारी चीज़ों को इवेल्युएट करते हुए आप किसी न किसी मकाम पर पहुंचेंगे, कोई ना कोई बात जो है वो आपको समझ आएगी। दूसरी स्टेप पे आपने क्या करना है, वही जो हम कॉम्प्रिहेंशन में करते थे, एक्सक्लूड द एब्सोल्युटली इनकरेक्ट ऑप्शंस। जो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट ऑप्शंस हैं उनको आपने क्या करना है, उनको कंप्लीटली एक्सक्लूड कर देना, बिल्कुल उनको जो है ना वो क्या करना है, निकाल देना है। देखिए एंट्री में हमने करना क्या है, हमारे पास सारे सवालों के जवाब शायद नहीं होंगे। ठीक है, ऑब्वियसली महदूद नॉलेज होता है, टाइम कम होता है, उस तरह से शुरू से हमारी प्रिपरेशन नहीं हुई होती, तो 100% चीज़ें हमें नहीं पता होती। स्किल क्या है जो आप लोगों में इंशाल्लाह डेवलप करना है, जैसे हमने वोकेबलरी में भी किया। स्किल ये है कि आपको कोई चीज़ ना भी पता हो तो फिर भी आप जब उसकी ऑप्शन लगाएं तो ठीक लगाएं, या अगर ठीक नहीं भी लगाते, फॉर एग्जांपल हर बार ठीक नहीं भी लगाते, तो एटलीस्ट मेजॉरिटी ऑफ द टाइम 80-90% आपके जो MCQs हैं, 80-90% MCQs जो आपने गैस की बना पे लगाए हुए हैं, वो 80-90% MCQs ठीक होने चाहिए। ठीक है, तो वो एजुकेटेड गैस में हम क्या करते हैं, जो पॉसिबिलिटी ऑफ एरर है वो मिनिमाइज कर देते हैं। कैसे कि हमारे पास 4 ऑप्शंस थी, 4 में से हमने 2 को एक्सक्लूड कर दिया। 2 को एक्सक्लूड करने का क्या मतलब है कि आपने अपने जवाब के जो करेक्ट होने की चांसेस हैं वो 100 टाइम्स बढ़ा दिए। ठीक है, या 50 टाइम्स कम कर लिए, एक ही 50% जो है वो कम कर लिए, या 50% ज़्यादा कर लिए, एक ही बात है। ठीक है, तो ये आपने करना है कि जो एब्सोल्युटली इनकरेक्ट ऑप्शंस आपको लग रही हैं उनको आपने क्या करना है, एक्सक्लूड कर देना है। तीसरी और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो सुनाने में हमें अक्सर FSC में भी मैं बच्चों को बताता हूँ कि हमें करनी चाहिए, वो ये है कि रिप्लेस द वर्ड्स।
कि वो वर्ड जो ब्लैंक है उसमें वो वर्ड आप ज़रा पुट इन करके देखें, ठीक है। रिप्लेस भी कर सकते हैं और इसको वो जो ब्लैंक में ना पुट इन करके देखें, आपको बहुत सी चीज़ें जो है वो खुद ब खुद आइडिया हो जाएंगी कि ये वर्ड जो है वो यहाँ पर फिट नहीं बैठ रहा। वो जो ओवरऑल स्ट्रक्चर है ना सेंटेंस का, उसके साथ उसके खुद ब खुद बहुत सारी जो कॉन्ट्राडिक्शंस हैं वो आपको डेवलप होती हुई नज़र आ जाएंगी और आप बड़े इजीली, बहुत ईजीली जो है यू विल बी एबल टू गेस कि यहाँ मैं जो है वो काम ठीक नहीं कर रहा, आई एम नॉट गोइंग ऑन द राइट ट्रैक, ठीक है। तो ये कुछ थोड़ी सी जो हैं वो बेसिक्स हैं। अब हम आते हैं इनकी टाइप्स पे। जब हम बच्चे टाइप्स की बात करते हैं तो सेंटेंस कंप्लीशन जो है वो 3 तरह की आती है। नंबर 1 दैट इज ग्रामर बेस्ड। ग्रामर बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन सबसे ज़्यादा जो है वो एक तरह से कह लें आप बच्चों के लिए करना आसान है। आसान क्यों होती है? आपने सेकेंड ईयर में बड़ी डिटेल से, काफ़ी तसल्ली से जो है वो ग्रामर अपनी पढ़ी होती है, सारे रूल्स जो है वो उसके किए होते हैं। सो आपके लिए ग्रामर बेस्ड सेंटेंस कंप्लीशन करना आसान होती है। ग्रामर बेस्ड क्या होती है? रूल्स पे डिपेंड कर रही होती है, पंक्चुएशन पे डिपेंड कर रही होती है, पार्ट्स ऑफ स्पीच पे डिपेंड कर रही होती है, ठीक है। तो ये ग्रामर बेस्ड है। इसके बाद नेक्स्ट वन आती है इसको हम कहते हैं वोकैबुलरी बेस्ड। वोकैबुलरी बेस्ड जो है, वोकैबुलरी बेस्ड जो है ये हम इस्तेमाल करते हैं टिपिकल टर्मिनोलॉजीज़ वगैरह के लिए। कोई वर्ड ऐसा दे दिया, कोई सिनोनिम ऐसा उसने दे दिया, ठीक है, कोई वर्ड सब्स्टिट्यूशन उसने दे दी, किसी ग्रुप का नाम पूछ लिया, ठीक है। ये भी हम डिटेल से जो है वो डिस्कस करेंगे। सेंटेंस कंप्लीशन में ये वाला पार्ट जो है ये सबसे ज़्यादा मुश्किल भी है एक तरह से, और एक तरह से सबसे ज़्यादा आसान भी है। सबसे ज़्यादा मुश्किल और सबसे ज़्यादा आसान किस तरह है वो अभी आगे चल के आप लोगों बच्चों को बताऊंगा कि ये मुश्किल कैसे है और सबसे ज़्यादा आसान कैसे है, ठीक है। आसान हिंट दिए होते हैं और मुश्किल है कि चूँकि आपके पास वोकैबुलरी कम होती है, इतनी ज़्यादा नहीं होती, तो इसलिए मुश्किल होती है। लेकिन चलें, अब बात हो रही है तो मैं आपको बता देता हूँ, आप बच्चों के लिए ये बहुत आसान होगा, आई कैन गारंटी यू, ठीक है। वजह उसकी ये है कि हमने अपनी जो वोकैबुलरी है वो इस तरीके से तैयार करनी है, जैसे हमने भी वोकैबुलरी के लेक्चर में कहा, हमने अपनी वोकैबुलरी मेरे बच्चे इस तरह से तैयार करनी है कि आपको जुमला नहीं भी आता होगा ना, आपको वर्ड का मतलब नहीं भी पता होगा, तो आई गारंटी यू कि आप अपना जो ऑप्शन है वो ठीक लगा के आएंगे, क्योंकि हम इतने रूट वर्ड्स तैयार कर लेंगे, इतनी हम वर्ड फॉर्मेशन जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वो तैयार कर लेंगे, इतनी ज़्यादा वर्ड्स की एसोसिएशन देख लेंगे, इतना ज़्यादा उसको ग्रुपिंग में तैयार कर लेंगे कि आप इंशाल्लाह अल्लाह ताला खैर वाफियत वाला मामला रखे, इंशाल्लाह आप लोग इसमें 100% जो है वो स्कोर करके हैं। और आप आंखें बंद करके भी लगाएंगे ना MCQ, इतनी हम प्रैक्टिस कर लेंगे अपनी, ठीक है। ये कोई तवीज़ गंडा नहीं है, ये कोई जादू को करामात नहीं है, ठीक है। ये एक साइंटिफिक चीज़ है कि हम उसको प्रिपेयर इतना अच्छा तरीके से करेंगे, उसको तैयार इतने अच्छे तरीके से आपको करवाऊँगा कि आपको नहीं भी आता होगा ना और आप तुक्का लगाएंगे तो वो तुक्का भी इंशाल्लाह जो है वो आपका अल्लाह की मेहरबानी से वो बिल्कुल एक्यूरेट लगेगा। सो आप लोगों के लिए मसला नहीं होगा इंशाल्लाह ये वोकैबुलरी बेस्ड। हाँ, अदरवाइज ओवरऑल बच्चों के लिए जो है वो वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन जो हैं वो हमेशा ही मसले मसाइल का शिकार उनकी वजह से जो है वो रहते हैं। सो नेक्स्ट हमारे पास जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है सेंटेंस कंप्लीशन के हवाले से, नेक्स्ट टाइप लॉजिक बेस्ड जो है वो मल्टीपल थोड़े सी चीज़ें इसमें आ जाती हैं लॉजिक बेस्ड में। लॉजिक बेस्ड में ये होता है कि सपोज आपको सिचुएशन
भी कंसिडर करनी होती है, एंड दैट सिचुएशन बेसिकली डिपेंड्स ऑन योर ऑब्जर्वेशन। आपको याद होगा हमने कॉम्प्रिहेंशन में किया था इन्फेरेंस, याद है? दो तरह के इन्फेरेंस हमने की थी, एक एम्पिरिकल इन्फेरेंस थी और एक लॉजिकल इन्फेरेंस थी। लॉजिकल इन्फेरेंस क्या थी? दैट वाज बेस्ड ऑन योर ऑब्जर्वेशन, ठीक है? सॉरी, लॉजिकल जो थी दैट वाज बेस्ड ऑन डेफिनेशन, एम्पिरिकल जो थी दैट वाज बेस्ड ऑन ऑब्जर्वेशन। तो यहाँ पर ये जो सिचुएशन है, ये जो ऑब्जर्वेशन है, ये आपने मॉनिटर करनी है थ्रू योर एम्पिरिकल इन्फेरेंस, और प्लस इसमें कुछ कुछ रोल जो है वो ग्रामर, और ग्रामर में भी खास तौर पर क्या होता है? कंजंक्शंस का होता है, ठीक है? वो आपका फ्लो ऑफ द सेंटेंस जो है उसको डिटरमिन करती हैं कि यहाँ नेगेटिव वर्ड आना है, पॉजिटिव वर्ड आना है, अच्छी बात आ रही है तो बीच में कोई कंट्रास्टिंग वर्ड आ गया है चलते चलते, ठीक है? मसलन मैं एक जुमला जस्ट आपको लिख देता हूँ आपकी एग्जाम्पल के लिए कि ही वॉज trying his level best but always, ठीक है? कि ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट, कि उसने अपनी शदीद मेहनत की लेकिन इसके बावजूद भी कामयाबी। अब बट आ गया ना, बट क्या है? कंट्रास्ट, कि पहले वो मेहनत कर रहा है तो अब उसको क्या है? मेहनत का उलट क्या होता है कि मेहनत का सिला मिलना या ना मिलना, ऑब्वियसली ना मिलना। तो यहाँ पर कोई भी ऐसा वर्ड आप चूज करेंगे, ठीक है? मसलन मैं नीचे ऑप्शन दे देता हूँ आपको, सपोर्टेड कर देते हैं जी, इवेडेड कर देते हैं, इसके अलावा जी आप हेल्ड कर देते हैं और शॉवर्ड कर देते हैं। अब इसमें देखें सपोर्टेड, हेल्ड और शॉवर्ड ये तीनों अता करने के मानों में है। सपोर्ट सहारा देना, हेल का मतलब है बहुत तारीफ व तासीफ करना, शॉवर्ड का मतलब भी है रहमतों की बरसात कर देना। तो हमने तो ऐसा नहीं करना। हमारा जुमले की सेंस क्या कह रही है कि उसने बहुत मेहनत की, येस ही वर्कड रियली हार्ड, बट उसके बाद क्या आ गया? बट, लेकिन। लेकिन आपका लेकिन जहाँ भी यूज़ होगा उसका मतलब क्या होगा? उसका मतलब होगा कि पीछे जो बात जा रही है अगली बात क्या है? उसके टोटली उलट है, उसके टोटली ऑपोजिट है। तो हम क्या करेंगे? ही ट्राइड हिज लेवल बेस्ट बट सक्सेस ऑलवेज एवेडेड, ठीक है? कि उसने अपनी बेहतरीन कोशिश की लेकिन इसके बावजूद जो है वो कामयाबी से हमेशा क्या रहा? दूर रहा। या जो हमने उस दिन वही इन्फिनिस वाली एग्जाम्पल की थी, एक बार फिर आप लोगों को दोहरा देता हूँ कि he was sitting in the confession box and he was weeping bitterly। अब confession box में क्यों बंदा रो रहा होगा? बिकॉज वो क्या? अपना कोई गिल्ट है, उसे कोई एहसास जुर्म है जो उसके अंदर मौजूद है जिसकी वजह से वो अपना काम जो है वो दुरुस्त अंदाज में नहीं कर पा रहा, ठीक है? सो इस तरीके से जो है वो हमने इन दोनों तीनों चीज़ों को लेकर चलना है। अब पहली जो हमारी टाइप है उसको आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। ग्रामर बेस्ड बड़ा वास्ट है ये, कोशिश मेरी ये होगी कि मैक्सिमम हम चीज़ें जो है वो आज के लेक्चर में इसकी वाइंड अप कर लें ग्रामर बेस्ड की, बिकॉज बहुत लेंथी ये पूरी की पूरी ग्रामर एक तरह से इसमें शामिल होती है। सो ग्रामर बेस्ड को हम जो है कोशिश करेंगे कि आज वाइंड अप कर दें, नहीं तो फिर नेक्स्ट लेक्चर में इसको देख लेंगे।
पहली चीज जो आपने ग्रामर बेस्ड सेंटेंस में देखनी होती है, दैट इज सेंटेंस स्ट्रक्चर, या आप इसको जो है वो पैरेलल स्ट्रक्चर भी जो है वो कहते हैं। इसी सेंटेंस स्ट्रक्चर को जो है वो पैरेलल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। पैरेलल स्ट्रक्चर क्या है कि कुछ हमारे पास ना वर्ब पैटर्न्स हैं और उन्हीं के अकॉर्डिंगली हम चलते हैं। अभी वो वर्ब पैटर्न्स आप बच्चों से जो है वो शेयर करता हूँ। वर्ब पैटर्न्स क्या हैं हमारे पास, मैं इसको इरेज कर रहा हूँ। कि प्रेजेंट टेंस के बाद वी कैन यूज एनी टेंस। ठीक है, एनी टेंस का मतलब क्या है, इट कैन ईदर बी पास्ट और इट कैन बी फ्यूचर। ध्यान से सुनते जाइएगा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। प्रेजेंट के बाद हम कोई भी टेंस इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, मसलन मैं कहता हूं ही सेज दैट ही हैड visited Karachi before Ayub Khan came in power। अब देखिए, ही सेज प्रेजेंट है, हमने पास्ट परफेक्ट भी यूज कर लिया और पास्ट इंडेफिनिट भी यूज कर लिया, नो इशू। इसी तरह मैं अगर कहूं ही सेज दैट ही विल go to China next, he says that he'll go to China next year। कि वो क्या कहते हैं, वो ये कहते हैं कि वो अगले साल जो है वो चीन का दौरा करेगा। Got it? अब इसमें क्या हमने किया, इसमें हमने किया प्रेजेंट और साथ क्या लगा दिया, फ्यूचर। गॉट इट? यही मैंने कहा था कि प्रेजेंट के बाद हम पास्ट भी यूज कर सकते हैं और फ्यूचर भी यूज कर सकते हैं। लेकिन अब आगे देखिएगा, अगर पास्ट आ गया, पास्ट इंडेफिनिट की बात हो रही है, पास्ट इंडेफिनिट है, तो फिर इसके साथ या तो पास्ट इंडेफिनिट इस्तेमाल होगा या इसके साथ पास्ट परफेक्ट इस्तेमाल होगा, और इसके अलावा कोई और चीज़ इस्तेमाल नहीं होगी। कोई और टेंस ना प्रेजेंट का इस्तेमाल हो सकता है ना फ्यूचर का इस्तेमाल हो सकता है। मसलन मैं कहता हूँ he said that he had
visited this he said that he had visited this place many times. ठीक है, यह हम कहते हैं बड़ा ही कॉमन जुमला, he said that he was not willing to forego his property. कि उसने कहा कि वो अपनी प्रॉपर्टी जो है उसको छोड़ने पर तैयार नहीं है। ठीक, इसमें पास्ट के बाद हमने क्या लगाया, पास्ट ही लगा दिया। ठीक है, पास्ट के बाद कभी भी प्रेजेंट नहीं लग सकता, ना ही फ्यूचर लग सकता। पास्ट के बाद हमेशा क्या लगेगा, पास्ट लगेगा या पास्ट परफेक्ट लगेगा। इसके भी रीज़न भी बताऊंगा आपको, फिर ज़्यादा जो है वो आपको मज़ेदार बात जो है वो लगेगी। इसके बाद है जी फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद भी हमेशा क्या लगेगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट लगेगा। अब ऐसा क्यों है, इसकी वजह भी सुन लें। देखिए, बुनियादी तौर पे हमारे पास 3 टाइमलाइंस हैं, पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। ठीक है, इसकी एक एग्जांपल भी बल्कि चलें आप देख लें पहले। वो कहता है कि इफ ही requests me, I shall help him। आप देखें, ये प्रेजेंट में और ये फ्यूचर में, और ये क्या है, ये प्रेजेंट में। अब ये ऐसा क्यों है, इसकी रीज़न भी सुन लें। देखिए, ये 3 टाइमलाइंस हैं। एक हमारे पास यहाँ चलें, पास्ट परफेक्ट की भी हम टाइमलाइन बना लेते हैं। ठीक है, अब देखिए, जो बंदा यहाँ है ना प्रेजेंट में, उसका दिल करे, मैं ऊपर वाले एग्जांपल बच्चे रेस कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को ज़रा ये चार्ट समझ में आ जाए। दिल करे तो वो फ्यूचर में भी जा सकता है, उसके मुतालिक भी बात कर सकता है, और दिल करे तो पास्ट या इवन पास्ट परफेक्ट की बात भी। रीज़न उसकी क्या है, बिकॉज ही इज़ अलाइव, वो भी क्या है, जिंदा है, हाल में है। मैं हूँ ना, मैं चाहूँ तो अपने मुस्तकबिल की बात भी कर सकता हूँ कि आज से 10 साल बाद मैं ये करूँगा, बिकॉज आई एम देयर, आई एम स्टिल अलाइव। और मैं अपने माजी की बात भी कर सकता हूँ कि आज से 10 साल पहले मैं ये करता था। ठीक है, दैट इज़ पॉसिबल फॉर मी। लेकिन एक शख्स जो पास्ट में है, वो क्या है, नो मोर देयर, वो मौजूद ही नहीं है। मसलन मैं तो अपने दादा जान, अल्लाह ताला उनको गरीक रहमत करे, ठीक है, उनकी बात कर सकता हूँ। ठीक है, या आप लोगों में से कोई भी शख्स जिनके दादा दादी, नाना नानी, कोई बुज़ुर्ग, कोई फैमिली मेम्बर, कोई रिलेटिव इंतकाल कर गए, कोई दोस्त, तो आप तो उनकी बात कर सकते हैं। ठीक है, और आप अपने फ्यूचर की बात भी कर सकते हैं, बिकॉज यू आर देयर, यू आर अलाइव। लेकिन वो शख्स जो इंतकाल कर गया, जो पास्ट में चला गया, क्या अब वो प्रेजेंट की बात कर सकता है? नहीं कर सकता। इसीलिए जो पास्ट में है ना,
वो या तो इसी दौर की बात करेगा, यहीं ठहरा रहेगा, या अगर जाएगा भी तो इससे पीछे जा सकता है। गुजरा हुआ शख्स अपने से भी पहले वाले दौर की तो कोई बात रिलेट उससे की जा सकती है, लेकिन जो शख्स गुजर गया उससे आज की या मुस्तकबिल की कोई बात की तवक्को नहीं है। ये वजह है कि हम पास्ट इंडेफिनिट के बाद हमेशा क्या करते हैं, पास्ट परफेक्ट लगाते हैं या पास्ट इंडेफिनिट लगाते हैं, और कोई टेंस जो है वो हम इसके लिए यूज़ नहीं करते। किसी भी सूरत जो है वो हम इसके लिए और कोई टेंस जो है वो यूज़ नहीं करते। ठीक हो गया जी। अब रहेगी बात फ्यूचर की कि प्रेजेंट के बाद हम फ्यूचर क्यों लगाते हैं। फ्यूचर हम नॉर्मली यूज़ करते हैं कंडीशनल सेंटेंसेस के लिए, जैसे मैंने कहा अभी कि इफ़ ही रिक्वेस्ट मी आई शैल हेल्प हिम। अब उसमें देखिए कि अगर हम कंडीशन भी फ्यूचर में लगाते हैं, फॉर एग्जाम्पल हम कंडीशन यहाँ पुट करते हैं, कंडीशन शर्त यहाँ पुट करते हैं। अब देखिए रूल क्या है कि आज एक कंडीशन पुटअप की जाएगी तो फ्यूचर में उस पर अमल होगा, ऐसे ही है ना, ठीक है, कि आज अगर मैं कोई काम करता हूँ तो उसका रिजल्ट कब मिलेगा, कल, ठीक है। प्रेजेंट में कोई काम होगा तो फ्यूचर में इफ़ ही रिक्वेस्ट मी आज आई शैल हेल्प हिम, मैं उसकी मदद करूँगा, ये कब होगा, कल, ठीक है। अब अगर मैं कंडीशन ही फ्यूचर में लगा देता हूं, सुने, तो इसका मतलब है कि उसका रिजल्ट फ्यूचर से कोई अगली टाइमलाइन होनी चाहिए, वहां आना चाहिए। बात फॉलो की कि कंडीशन ही शर्त ही मैंने फ्यूचर में लगा दी तो रिजल्ट कब आएगा, रिजल्ट तो उसका फ्यूचर से भी आगे जाके कोई आना चाहिए ना। अब फ्यूचर से आगे तो कोई टाइमलाइन हमारे पास अवेलेबल नहीं है, इसलिए हम क्या करते हैं, यही वजह है कि हम क्या करते हैं, कंडीशन लगाते हैं यहां, कंडीशन यहां पुटअप करते हैं और उसका रिजल्ट जो है वो कहां लेते हैं, वो लेते हैं हम, उसका रिजल्ट लेते हैं फ्यूचर में। यही वजह है कि फ्यूचर इंडेफिनिट के बाद जो कॉम्बिनेशन हमेशा बनता है वो किसका बनता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट का। ठीक हो गया जी, ये क्लियर हो गई दोनों तीनों चीज़ें। तो ये तो बेसिक्स ही हमारी जो हैं, ये कुछ चीज़ें जो है वो हमारी मौजूद हैं, और इसी के अकॉर्डिंगली फिर चलें एक दो चीज़ें छोटी छोटी और भी कर लेते हैं। समटाइम जो नियर फ्यूचर होता है उसके लिए हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस भी यूज कर लेते हैं। जैसे हम कहते हैं ही इज लीविंग फॉर लाहौर इन अ शॉर्ट वाइल। इसका मतलब क्या है कि वो अभी थोड़ी देर में जाने वाला है, गया नहीं है, फ्यूचर में ही है, लेकिन वो क्या है, वो नियर फ्यूचर में है। ठीक है, तो नियर फ्यूचर के लिए भी बाज़ औक़ात हम प्रेजेंट कंटिन्यूस जो है उसको यूज़ कर लेते हैं। इसके बाद जो नियर पास्ट है, जस्ट कंप्लीटेड जो कोई काम होता है उसके लिए आपको पता है कि हम क्या यूज़ करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट जो है वो हम यूज़ करते हैं। ठीक है, आई हैव जस्ट फिनिश्ड माई होमवर्क, अब काम मुकम्मल हो गया, माजी का हिस्सा हो गया, लेकिन अभी बहुत तवील माजी का हिस्सा नहीं हुआ, बहुत लंबा नहीं गया, अभी अभी की बात है, रिसेंटली जो है वो कोई काम जो है वो कोई कंक्लूड काम हुआ है। इसके बाद सबसे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है मेरे बच्चे, जिस पे आप अक्सर गलती करते हैं, दैट इज़ द यूज़ ऑफ पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट परफेक्ट भी कह सकते हैं, आगे फ्यूचर परफेक्ट का भी बता देता हूँ। ठीक है,
इसको मैं हमेशा कहता हूं कि इट इज पास्ट ऑफ द पास्ट। माजी का भी माजी है ये आगे चीज़ अभी एग्जांपल्स भी हम देंगे। अभी मैं चाह रहा हूँ कि हम आज के लेक्चर में एटलीस्ट सिनेरियोज अपने सारे डिस्कस कर लें, फिर एग्जांपल्स भी आपको नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह चलेंगी साथ साथ। पास्ट ऑफ द पास्ट कि हमारे यहाँ अमूमन जो पढ़ाया जाता है, सिखाया जाता है, वो है कि जी माजी का कोई ऐसा काम जो मुकम्मल हो गया हो उसको हम क्या कहते हैं, पास्ट परफेक्ट। मैं ऐसे सभी लोगों से कहता हूँ कि माजी का कोई ऐसा काम भी है जो जारी हो। भी माजी तो होता ही वो है ना जो मुकम्मल हो गया हो। तो ये क्या डेफिनेशन हुई कि माजी का वो काम जो मुकम्मल हो गया हो। माजी के तो भाई सभी काम क्या होते हैं, मुकम्मल ही होते हैं, दे आर ऑलरेडी कंप्लीटेड वर्क्स। ठीक है, तो माजी का कोई काम मुकम्मल हो जाना ये नहीं है। माजी का वो काम जो माजी में भी मुकम्मल हो गया था, उस वक्त भी, उससे भी पहले की बात थी मसलन। और ये वजह है कि पास्ट परफेक्ट है या फ्यूचर परफेक्ट है, ये हमेशा दो क्लॉजेज में इस्तेमाल होते हैं। अभी बताता हूँ आपको। ये देखें, बड़ा कॉमन जुमला, द पेशेंट हैड डाइड व्हेन द डॉक्टर केम। अब ये देखें, डॉक्टर केम इन द पास्ट, डॉक्टर पास्ट में आया, लेकिन उससे भी पहले क्या हुआ था, मरीज इंतकाल कर गया था। तो दैट इज व्हाई वी कॉल इट पास्ट ऑफ द पास्ट, कि माजी का कोई ऐसा काम जो उस वक्त जब माजी में बात हो रही थी, व्हेन द डॉक्टर केम, उस वक्त भी क्या था, उस वक्त भी कंप्लीट हो गया हुआ था। ठीक है जी। इसी तरह इसके और डिफरेंट जो हैं वो वर्ब्स के पैटर्न हैं, जो कि हम कल अपने नेक्स्ट लेक्चर में जो है इंशाल्लाह उनको बहुत डिटेल के साथ जो है वो डिस्कस करेंगे। आई डू होप कि यहाँ तक आप सब जो है इसको समझ गए होंगे। कोई क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, कोई सवाल पूछने हैं किसी भी तरह से, यू कैन ऑलवेज़ रीच आउट। आप लोगों के पास जो हैं वो कॉन्टेक्ट नंबर्स हैं, ठीक है, तो आप उससे जो है वो ज़रूर मतलब मैनेजमेंट के और सब लोगों के कॉन्टेक्ट नंबर जो है वो आप लोगों के पास अवेलेबल हैं। सो जो भी आप लोगों के क्वेश्चन क्वेरीज हैं, you can always send us or we will be very much willing to reply them. थैंक यू बेटे, बहुत शुक्रिया, जीते रहें।